गुड मॉर्निंग, मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नो अफेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, आप सभी जानते हैं यूपी पीसीएस का एग्जाम हो या आरओ का हो, करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि एक साल का पूरा करंट अफेयर आपको रिवाइज कराऊंगा एमसीक्यू के माध्यम से। पहले मैं पूरा एक साल का करंट अफेयर पढ़ा भी चुका हूं आपको डिटेल, और इसमें अब एमसीक्यू के माध्यम से मैं उसको रिवाइज कराऊंगा। और ये क्लास आपकी यूपी पीसीएस के एग्जाम तक चलेगी और तब तक पूरे एक साल का करंट अफेयर रिवाइज हो चुका होगा। तो इसलिए अभी आज दूसरी क्लास है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। और आगे आइए देखते हैं कि यहाँ जो है हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए थे। हम लोगों ने टोटल लगभग में 10 क्वेश्चन कर लिए थे। इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जा चुका है। और आगे हम लोग देखते हैं कि आगे कौन सा सवाल है। आज देखिए, ये आज आपका पहला सवाल है। देखिए, इस सवाल को देखिए और पढ़िए। इसके साथ ही मैं आपसे एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप @इग्नोफेयर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, इग्नोफेयर के नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। इस नाम से आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती है, इसकी भी और यूपी पीसीएस का जो पेपर एनालिसिस हो रहा है उसकी भी। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप आरओ या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये चैनल बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग जुड़िए और इस सवाल को पढ़िए। और मैं अपने आप को गायब करता हूं, जिससे फिर से प्रकट हो जाऊंगा, और जिससे कि मैं आपको अच्छे से लिख के समझा सकूं और आपको पूरा कंप्लीट डेटा आपको दे सकूं। तो पहला सवाल आपके सामने है आज की क्लास का। मिशन मौसम के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मिशन मौसम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मौसम का मतलब मिशन मौसम है। इस मौसम का मतलब आप अपने बाबू सोना का नाम मत समझ लीजिएगा, पता चले किसी की मौसम नाम से हुई तो आप लोग उसी में खो जाएं। आइए ध्यान दीजिएगा, अगले 5 वर्षों के लिए मिशन मौसम को स्वीकृति दी गई है। मिशन मौसम की जो परिव्यय राशि है, जो बेसिकली इसका क्या है, जो एक्सपेंडिचर है, जो आउटले अमाउंट है, वो 2000 करोड़ का है। साथ ही जो यह मिशन है वो कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तीनों में से ABCD के हिसाब से आप जवाब दीजिए। हम लोग थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं आपको। आप ध्यान दीजिएगा, एक हीटिंग डालिए मिशन मौसम। ज्यादा नहीं इसमें बताऊंगा, बस कुछ ऐसे ही चीजें मैं बताऊंगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के हिसाब से आपकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, मैं पेन का कलर भी चेंज कर लेता हूं, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आए। देखिए, अगर मैं मिशन मौसम की बात करता हूं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको स्वीकृति दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको अप्रूवल मिला। कब मिला, इसको टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइमिंग में अक्सर जो है खेल हो जाता है। ये मिला है आपका 11 सितंबर 2024 का। अब मौसम से देखो, ये मौसम से आप समझिएगा, पहली चीज इसका जो समय है, समय इसका 2 साल का है। समय इसका 2 साल है। इस मिशन को 2 साल के लिए लागू किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य मैं आपको बताना चाहूंगा कि उद्देश्य क्या है, कि भारत को एक ऐसे जलवायु फ्रेंडली कंट्री के रूप में डेवलप करना, जहां पर मतलब हर मौसम में जो फसल हो, उन फसल के लिए जो है मतलब ये एक क्लाइमेट वो फ्रेंडली बन पाए, क्रॉप फ्रेंडली क्लाइमेट बन पाए। आप ऐसे समझ लीजिए कि बेसिकली हम अगर बात बताएं तो भारत को क्लाइमेट स्मार्ट बनाना। ठीक है, जलवायु स्मार्ट बनाना, जलवायु स्मार्ट कंट्री बनाना, ये इसका उद्देश्य है। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखो, अब इसकी अगर मैं परिव्यय राशि की बात करूंगा, ठीक है, तो परिव्यय राशि इसकी जो एक्सपेंडिचर है, जिसको हम आउटले अमाउंट या एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, ये 2000 करोड़ है। आप जानते हैं कि पिछली बार अगर आप यूपी पीसीएस का पेपर देखें तो इस तरह से अमाउंट के बारे में आपसे काफी कुछ पूछ लिया गया है। अब इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें ये भी सही है, अगले 5 वर्षों के लिए ये मिशन मौसम को शुरू किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 साल के लिए शुरू किया गया है, न कि 5 साल के लिए। इस मिशन की परिव्यय राशि 2000 करोड़ है, एकदम सही बात है। यह मिशन कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा लाया गया है। इसमें देखो, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली है बात है, क्योंकि कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा नहीं, बल्कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, अर्थ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, अब अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो हम लिख भी सकते हैं कि इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री वो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। ये कुछ चीजें हैं जो आप इसके बारे में, अगर मिशन मौसम, इससे ज्यादा आपसे एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो बस इतना आप याद रखिए, ये आपके लिए मिशन मौसम के बारे में जानकारी सही है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखिए तो केवल 2 सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं के बुनियादी ढांचे से संबंधित जो बजटीय सहायता है उसमें संशोधन किया गया। मतलब बेसिकली जो जल विद्युत योजनाएं हैं, जल विद्युत योजनाओं में जो बजटीय सहायता है उस योजना में बजटीय सहायता योजना लाई गई संशोधन करके। तो उसमें कौन सा कथन सही है, जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो बजटीय सहायता दी गई उसके संबंध में। अब देखो इस योजना को क्या किया गया है, जो बजटीय सहायता योजना है, इस योजना का नाम रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि बेसिकली बजटरी सपोर्ट स्कीम फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, बजटरी सपोर्ट स्कीम फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। अब इनके लिए इस योजना में आपको ध्यान देना है। पहला स्टेटमेंट है कि यह योजना वित्तीय वर्ष 2025 से 2032 तक है। यहाँ एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, जब वित्तीय वर्ष 2025 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2024-25, और जब 2032 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 2031-32। ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से सेंटेंस जैसे कहीं कहीं आपको लिखना मिल जाए, ऐसे लिखा मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 25, तो फाइनेंशियल ईयर 25 का मतलब होता है 2024-25 ऐसे। ठीक है, इस अवधि हेतु इसकी जो कुल परिव्यय राशि है, ठीक है, जो इसके लिए मतलब प्लान की गई है आउटले अमाउंट, वो क्या है 12,461 रुपया। तीसरा है इसका कार्यान्वयन विद्युत मंत्रालय के अधीन होगा। इट्स इम्प्लीमेंटेशन बिल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स। अब देखिए इसका जवाब दीजिए कि पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, या उपर्युक्त सभी सही हैं। आप इसका जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए। देखो अगर मैं बात करता हूँ इस योजना के लिए तो कुछ चीजें इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा। ये भी योजना कब आई है, ये आई है आपकी 11 सितंबर 2024। डेट भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। योजना का नाम है बजटरी सपोर्ट फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है ऑब्वियसली जो है इसको सैंक्शन किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो इसके लिए अमाउंट सैंक्शन किया गया है, वो अमाउंट सैंक्शन किया गया है 12,461 करोड़। ये इसके लिए आउटले रखा गया है, किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। और साथ ही जो इसकी नोडल एजेंसी है, नोडल मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री की अगर मैं बात करूं इसका तो ऑब्वियसली विद्युत मंत्रालय है मिनिस्ट्री। ठीक है, अगर मैं मिनिस्ट्री की बात करता हूं तो विद्युत मंत्रालय के अधीन इस योजना को लाया गया है। ये कुछ चीजें आप ऐसे ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए लिख दे रहा हूं कि जिससे आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो और आप आराम से जो है इसको कर पाए। अगर मैं इसका टर्म की बात करूं, समय या अवधि की बात करूं, तो इसकी अवधि जो है 2024-25 से लेकर कब तक है, 2031-32 तक, ये इसका टर्म है। तो इसके बारे में इतना याद रखिएगा, बाकी इससे ज्यादा आपसे कुछ पूछा इसके बारे में जाएगा नहीं। अब आइए आप सवाल पे। देखिए ये भी सही है पहला स्टेटमेंट, दूसरा भी आपका स्टेटमेंट सही हो गया और तीसरा भी आपका स्टेटमेंट सही हो गया, तो इसमें डी इसका सही जवाब है। अब देखिए निम्न कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। अगस्त 2024 की बात है, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की आर्थिक यात्रा पर आधिकारिक यात्रा पर आते हैं। देखो ये इनका नाम है यहाँ के क्राउन प्रिंस का, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, अब ये मैं समझिए इतना बड़ा नाम है। ऐसे ऐसे कुछ हमारे यहाँ भी भारत में भी, जैसे साउथ साइड जाइए तो वहाँ के भी बहुत सारे लोग होते हैं। वो कौन सी मूवी थी याद है ना, एक जो धमाल करके थी, उसमें देखो गाड़ी में बैठ के इसके बाद में जब अपना नाम बताना शुरू करता है तो क्या होता है, लगभग 5 मिनट मूवी ही पास हो जाती है नाम बताते बताते। तो उसी तरह से आप इसको समझिए, इनका ये पूरा एक ही व्यक्ति का नाम है कि शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। अब ये आधिकारिक यात्रा पर आते हैं। इस दौरान 8 समझौते पे हस्ताक्षर किए गए। इसमें आपको बताना है केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और दो दोनों सही है, कोई नहीं सही है। अब इसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थी इनकी ये यात्रा। ठीक है, यात्रा कौन थी, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस। पहली चीज, नाम वहां लिखा है, इतना बड़ा नाम मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस आते हैं, ये यात्रा पर आते हैं। अब ये कब से कब तक रहे हैं, इनकी यात्रा रही है हमारे यहाँ 9 से 10 सितंबर। देखो अभी सितंबर का करंट अफेयर चल रहा है, फिर ऐसे हम लोग पीछे की तरफ चलेंगे, सितंबर के बाद फिर अगस्त, फिर जुलाई। ठीक है, 2024 2024 को ये यात्रा पर आते हैं। और ये एक्चुअल में अगर इनकी बात करें, सपोज दैट आपसे एक स्टेटमेंट बना दिया कि ये पहले भी भारत आ चुके हैं, तो इनकी इस प्रकार की जो पहली आधिकारिक यात्रा थी, ठीक है, पहली आधिकारिक यात्रा थी, ऑफिशियल विजिट। यहां पर जब ये आते हैं तो इनकी ऑब्वियसली जो बायलेटरल टॉक होती है, द्विपक्षीय वार्ता जिसको कहते हैं, इनकी प्रधानमंत्री जी से होती है, पीएम के साथ।
और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद में इतना ही नहीं, दोनों नेता आपस में जो शेपा है, ठीक है, कोऑपरेशन जो सेपा है, जो बेसिकली जिसको हम कहते हैं हिंदी में कि समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते, ठीक है। तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जो एग्रीमेंट है, तो इसके बारे में इसको और आगे अच्छे से बढ़ाया जाएगा। इसके बारे में भी दोनों देश सहमत होते हैं, दोनों लोग बात करते हैं बायलैटरल मीट में। और इसके साथ ही ये मानते हैं कि जो हमारे जो इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन है उनको हमें और ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए। साथ ही ये द्रौपदी मुर्मू जी से भी मुलाकात करते हैं और भारत यूएई बिजनेस फोरम में भाग लेते हैं। भारत यूएई बिजनेस फोरम, इसमें भी ये यहाँ पर भाग लेते हैं। और जब यहाँ भाग लेते हैं ना, तो ये 10 सितंबर 2024 को आयोजित हुई है ये मीटिंग, 10 सितंबर 2024 को। और यहाँ पर दोनों देशों के बीच में इस मीटिंग में कितने 5 समझौते हुए हैं, 5 समझौते हस्ताक्षरित हुए। अब आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे ट्रैप बना था। देखो ये तो सही है कि अगस्त 2024 में, बताइए अगस्त 2024 में यहाँ पर लिखा हुआ है, जबकि ये आए कब है, ये आए हैं आपके सितंबर में। मैंने अभी आपको बताया अगस्त 2024 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस नहीं आए हैं, बल्कि ये आए हैं सितंबर में, और 9 से 10 सितंबर के बीच में रहे हैं। तो आपका ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, इस दौरान 8 समझौते पर नहीं, 8 नहीं 5 समझौते हैं, ठीक है, 5 समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से आपसे ट्रैप बना के दे देता है और आप उसमें फंस जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिरकार क्या कहना चाह रहा है, और फिर दिक्कत हो जाती है आपको। देखिए इस पर अक्सर सवाल आपसे पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, कई बार सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। बात हो रही है किसके बारे में, क्लीन एयर सर्वे 2024, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल कई हर साल एग्जाम में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं, ठीक है, आरओ में और यूपीपीसीएस दोनों में। 10 लाख से आबादी वाले शहरों में इंदौर को प्रथम स्थान मिला। 1 से 10 लाख आबादी वाले में, देखो पूरा मैं बता दूंगा जो भी आपकी इंपॉर्टेंट है, अभी देखते जाइए। 1 से 10 लाख तक की आबादी में सूरत को प्रथम स्थान मिला है। इस सर्वेक्षण में आईआईटी कानपुर की सहायता ली गई है, ठीक। अब आपको बताना है इसमें से 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, या सभी सही है। अब आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण कौन सा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। देखो इसमें कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं आपको बहुत अच्छे से ध्यान दे लेनी है। पहली चीज जो ये जारी किया गया, अगर मैं बात करूं तो ये जारी किया गया है 7 सितंबर को, 7 सितंबर 2024 को। और ऑब्वियसली जो है इसको जारी करने वाला नोडल एजेंसी कौन है, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि मंत्रालय भी कहीं ना कहीं आपसे जो है ट्रैप बना के पूछ लेता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। पहला कि 7 सितंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया गया। अब देखो ये बात सही है, इसको जारी करने में जो सहायता की है आईआईटी कानपुर ने, जैसा कि उसमें स्टेटमेंट में दिया है। इसने आईआईटी कानपुर, इसने जो है सहायता की। अब जब ये देखो इसमें कई कैटेगरी हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं। इस सर्वेक्षण में 3 कैटेगरी हैं। 3 कैटेगरी में से जो पहली कैटेगरी है, पहली कैटेगरी क्या है, 1 से 10 लाख से अधिक अधिक आबादी, पहली कैटेगरी है 10 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य, अधिक आबादी वाले शहर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक कैटेगरी ये होगी। और अगर मैं दूसरी कैटेगरी की बात करता हूं तो दूसरी कैटेगरी इसकी आती है 3 से 10 लाख आबादी वाले शहर। और तीसरी कैटेगरी इसकी क्या आती है, 3 लाख से कम आबादी वाले शहर। ये तीनों चीजें आप याद रखिएगा क्योंकि इन्हीं तीनों में आपको घुमा देता है।
आप भूल जाते हैं कि किस शहर की आबादी कितनी थी और किस में किसको स्थान मिला है, बस वही सब गड़बड़ हो जाता है। तो अब हम इसमें टॉप 5 देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 10 लाख से अधिक आबादी। 10 लाख से अधिक आबादी। अब इसमें अगर देखेंगे तो ध्यान से समझिएगा, इसमें जो पहला स्थान मिला है, रैंक भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इधर मैं आपको लिखूंगा, इधर शहर, 5 शहरों के नाम मैं आपको लिख के दे रहा हूं और इधर उनकी रैंक। देखो सबसे पहला स्थान इसमें मिला है सूरत को। किसको? सूरत। सूरत की जो रैंक है वो ऑब्वियसली पहली है। और फिर जबलपुर को दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, सूरत हो गया, जबलपुर हो गया, फिर आगरा को तीसरा स्थान मिला है। देखो उत्तर प्रदेश का है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसी आगरा के बाद में आपका लखनऊ आता है और लखनऊ को आपको चौथा स्थान मिला है। ये सब कुछ याद रखिएगा, खासकर आगरा और लखनऊ के बारे में। चौथा स्थान मिला है और कानपुर पांचवा स्थान। मतलब उत्तर प्रदेश के 3 शहर शामिल हैं टॉप 5 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 3 शहर इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि यूपी पीसीएस और आरओ दोनों के लिए इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला तो आपका ये हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब दूसरी इसकी कैटेगरी कौन सी आती है? दूसरी कैटेगरी इसकी आती है 3 से 10 लाख आबादी। अब इसकी अगर कैटेगरी में बात करें तो इधर भी हम लिख लेते हैं शहर और इधर उनकी रैंक। ठीक है, अब ध्यान देना। अब इसमें अगर मैं बात करता हूं तो फिरोजाबाद को पहला स्थान मिला है। उसमें देखिए स्टेटमेंट में फिरोजाबाद दिया हुआ है, फिरोजाबाद को पहला स्थान मिला है, लेकिन फिरोजाबाद को 3 से 10 लाख वाली आबादी में पहला स्थान मिला है। दूसरा स्थान आपका मिला है अमरावती को। कमेंट में बताइए अमरावती कहां पड़ती है, कहां की राजधानी है, क्या है, जल्दी कमेंट में बताइए। अमरावती को दूसरा स्थान और इसके बाद में झांसी को तीसरा स्थान। चौथा स्थान इसमें गोरखपुर को मिला है। गोरखपुर को चौथा स्थान मिला है और नई मुंबई को पांचवा स्थान। ठीक है, नवी मुंबई जिसको कहते हैं, इसको मिला है आपका पांचवा स्थान। अब देखिए ये भी आपका हो गया 3 से 10 लाख वाली आबादी में। तो 10 लाख से अधिक आबादी में आपका शहर सबसे टॉप किया है सूरत ने, और 3 से 10 लाख वाली आबादी में सबसे टॉप किया है फिरोजाबाद ने। ठीक है, अब एक हमारा बचता है, तीसरा क्या बचता है? 3 लाख से कम आबादी। 3 लाख से कम आबादी वाले शहर। देखो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हाँ ये जो सर्वेक्षण है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए याद रख लीजिएगा। खासकर हर एक कैटेगरी में आप टॉप 2-2 3-3 तो कम से कम रट लीजिए, और उत्तर प्रदेश के जो है उनको तो आप रट ही लीजिए। ठीक है, अब इसमें देखो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला अगर मैं बात करता हूँ आपसे रायबरेली, आप में से कई लोग होंगे भी रायबरेली के, है ना। तो रायबरेली को क्या है, पहला स्कोर मिला है, पहला रैंक मिला है। स्कोर की बात नहीं, स्कोर अलग होता है। स्कोर रायबरेली की बात करें तो लोगों को 95 है, बट रायबरेली को पहला स्थान मिला है। अगर इसके बाद में मैं बात करूं तो दूसरा स्थान मिला है नलगोंडा को, इसको दूसरा स्थान मिला है। और तीसरा स्थान नालागढ़ को मिला है। तीसरा स्थान मिला है तलचेर को, जिसको तालचेर या तलचर भी कहते हैं। कोई बताएगा तलचर क्यों प्रसिद्ध है? कोई बताएगा कमेंट में तलचर क्यों प्रसिद्ध है और तलचर आखिरकार कहाँ पड़ता है, जल्दी बताइए फटाफट। तो ये जो है इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये चौथे रैंक पे है। हल्दिया, हल्दिया में कौन सा कारखाना पड़ता है, कमेंट में जवाब दीजिए। हल्दिया, हल्दिया को आपके 5वीं रैंक मिली है। अब देखिए ये हो गया आपका स्वच्छ सर्वेक्षण। अब इस स्वच्छ सर्वेक्षण को आप ध्यान से देखिए। अब इस सवाल पे आ जाइए। पहला सवाल क्या है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर को प्रथम स्थान मिला है। आपको बताना है भैया सही है कि नहीं सही है, फटाफट बताइए। इंदौर को प्रथम स्थान मिला है, बताइए किसको मिला है। मैंने अभी पढ़ाया है कि 10 लाख वाली आबादी में सबसे प्रथम स्थान सूरत को मिला है, देखा आपने। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण में ये है, ये इंदौर नहीं सूरत। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है ये, तो ये आपका वैसे भी गलत हो जाएगा।
अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 से 10 लाख वाली आबादी में सूरत को प्रथम स्थान मिला है। अब आप बताओ, यहाँ पर क्या है, 1 से 10 लाख वाली आबादी के बीच में सूरत को प्रथम स्थान मिला है ना, आपको मैंने अभी पढ़ा ही है। तो 1 से 10 लाख वाली आबादी में सूरत को प्रथम स्थान नहीं मिला है, ये एक नहीं है, इसको एक काट दो, क्योंकि ये कोई कैटेगरी ही नहीं है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर ये है 3 से 10 लाख, ठीक है, इसको सही कर लीजिए आप। आइए, इसको सही कर लीजिए, ये 3 से 10 लाख है, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि 1 से 10 लाख की कोई कैटेगरी ही नहीं है। ये 3 से 10 लाख वाली शहरों में आबादी आबादी में क्या है, सूरत को प्रथम स्थान मिला है। तो ये भी गलत हो गया आपको, क्योंकि सूरत को प्रथम स्थान कहाँ मिला है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले में। तो आपका पहला भी गलत हो गया, आपका दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, इस सर्वेक्षण में आईआईटी कानपुर ने सहायता ली है, बस यही सही है। तो इस वजह से इसमें ऑप्शन गलत है, ऑप्शन में केवल तीसरा सही है, केवल थर्ड, ठीक है, ओनली थर्ड, केवल तीसरा सही, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा इसमें। अब फिर से आप देख लीजिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में एक बार कि पहली चीज 7 सितंबर 2024 को जारी किया गया, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। आईआईटी कानपुर ने इसमें सहायता भी की है, ठीक है, और साथ ही इसमें 3 कैटेगरी है, एक 10 लाख से अधिक की कैटेगरी है, ये 3 से 10 लाख आबादी वाले शहर हैं, और तीसरा 3 लाख से कम आबादी वाले शहर हैं। तो अगर मैं 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बात करता हूं, तो सूरत को प्रथम स्थान मिला है, सूरत, जबलपुर, आगरा, लखनऊ, कानपुर, ठीक है, टॉप 5 में उत्तर प्रदेश के 3 शहर शामिल हैं। और अगर मैं 3 से 10 लाख वाली आबादी की बात करूं, तो फिरोजाबाद, अमरावती, झांसी, गोरखपुर और नई मुंबई है। और अगर मैं 3 से 10 लाख वाले शहरों की बात करता हूं, तो रायबरेली जो उत्तर प्रदेश में है, उसको प्रथम रैंक मिली है, और नलगोंडा, साथ में नालागढ़, तलचर और हल्दिया, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, और इतना ही इसके लिए काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अंतरराष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 के बारे में सत्य कथन बताइए। अच्छा, आपसे एक बार कमेंट में पूछना चाहूंगा, देखता हूं कौन बताता है कि ये कौन सा सोलर महोत्सव था, कौन सा इंटरनेशनल, जैसे कौन सा एडिशन था, फर्स्ट था, सेकेंड था, थर्ड था, कौन सा एडिशन था ये अंतरराष्ट्रीय सोलर महोत्सव का, आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि 1 सितंबर 2024 को यह नई दिल्ली में संपन्न होता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा आयोजित किया गया, ठीक, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको आईएसए कहते हैं। आईएसए का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में है। अब आपको बताना है फटाफट, ठीक है, कि कौन सा सही है, जल्दी बताइए। बताइए भाई, पहला सही है, दूसरा ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, एलिमिनेट करके जल्दी जवाब दीजिए। आइए देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सोलर मतलब अलायंस की बात नहीं करेंगे, कई बार पढ़ चुके हैं। अभी हम जो बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल की ही बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सोलर महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024। तो इसका आयोजन कब हुआ ये भी हम बात करेंगे, कहाँ हुआ इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि देखो जरूरी नहीं कि जितना हमने पूछा है यहाँ क्वेश्चन में इतना ही पूछा जाएगा, आगे बहुत कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसका आयोजक कौन है। इसका आयोजक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मतलब जिसको हम आईएसए कहते हैं। आईएसए की अगर मैं गठन की बात करता हूं, तो इसका गठन एक्चुअल में भारत और फ्रांस के अगुवाई में 2015 में हुआ था, ठीक है, 2015 में। फिर इसका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो बेसिकली मुख्यालय है, मुख्यालय इसका 2016 में बना स्थापित किया गया है, मुख्यालय का उद्घाटन 2016 में हुआ है। और ये कहां पर है इसका मुख्यालय, जो इसका हेड ऑफिस है, ये हरियाणा के गुरुग्राम में है। कहां पे, गुरुग्राम, ठीक है, यहां पर इसका मुख्यालय है। तो आप देख रहे हैं वहां पे क्वेश्चन में आपके जो लिखा है, एक आपको पता चल गया कि वो गलत है, ठीक है। अब देखो इसका जो आयोजन हुआ है अंतरराष्ट्रीय सोलर महोत्सव, तो आयोजक तो ये है, लेकिन अगर मैं आज की डेट में अगर मैं बात करता हूं, एक चीज और बताना चाहूंगा कि आईएसए जिसका गठन 2015 में किया गया था, भारत और फ्रांस की अगुवाई में, जहां पे बहुत कम देश थे, ठीक है, आज की डेट में इसमें टोटल 121 सदस्य देश हो चुके हैं, इसको ध्यान रखिएगा, 121 सदस्य देश हो चुके हैं। और इसकी बात चल रही है, अगर यूनाइटेड नेशन में इसका प्रस्ताव पास हो जाता है,
तो यूनाइटेड नेशन के जितने सदस्य देश हैं वो सब इसके सदस्य देश बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे देखा जाए तो नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसको उसका प्रमोशन करने में भारत हमेशा अगुवाकार रहा है। अब देखो इसका जो आयोजन हुआ है, आयोजन की अगर मैं बात करता हूं तो ये 5 से 6 सितंबर 2024 को हुआ है। 5 से 6 सितंबर 2024। अब स्थल की अगर बात करें कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है भारत मंडपम में। कहाँ पे पड़ता है, कल भी खूब बताया है इसके बारे में। तो भारत मंडपम में, नई दिल्ली में, ठीक है, इसका आयोजन हुआ है। अब इसके साथ ही इस वीडियो इसको जैसे कभी आ जाए कि इसमें इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे हैं, तो गलत होगा, क्योंकि इसका जो उद्घाटन किया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया है। पीएम ने किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसका उद्घाटन किया है और मुख्यालय मैंने इसका बता ही दिया कहाँ है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आप आ जाइए इधर, देखिए इसका मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में नहीं है, गुरुग्राम में है, तो ये आपका वैसे भी गलत हो गया। और सितंबर 2024 में नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू हुआ, ये भी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा आयोजित किया गया, ये भी सही है। तो इसमें पहला और दूसरा सही है, तो इसका सही जवाब कौन सा आएगा, ए, ठीक है। आप बताइएगा क्लास कैसी लग रही है। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें और साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। आप टेलीग्राम चैनल इग्नोफेयर के नाम से, ECONOFAIR, आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर लें और आपको चैनल मिल जाएगा, चैनल और ग्रुप सब मिल जाएगा, इस नाम से आप सर्च कर लीजिए, ठीक है। और इसमें जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको PDF तुरंत प्रोवाइड करवा दी जाती है, चाहे जो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस की हो, चाहे ये करंट अफेयर की हो, ठीक। तो इसलिए आप वहां पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी ग्रुप है तो उसमें डिस्कशन भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आइए, आपको ये बताना है कि ई गवर्नेंस पर जो 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, याद रखिएगा, यह पहली चीज दिया हुआ है कि ये 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन था, ये आपका यहीं से पता चल रहा है क्वेश्चन से ही, लेकिन ये चेन्नई में संपन्न हुआ है, ये बताया जा रहा है। दूसरा, इसका विषय था विकसित भारत, सुरक्षित और सतत भारत, सेवा वितरण। अब आप बताइए कि हाँ इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत हैं। आपको इसके बारे में फटाफट जवाब देना है, बताइए भाई, जल्दी बताइए। सतत, ठीक है। देखो यहाँ पर, हाँ ठीक है, ये सेवा, ठीक है। अब आप बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी जवाब दीजिए। देखिए इसके बारे में अगर मैं आपसे कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसी पेज पे बता दे रहा हूं। इसका आयोजन यहीं से बता दे रहा हूं कि इसका आयोजन 3 से 4 सितंबर को हुआ है, ठीक है। ये 27वां था, बिल्कुल सही बात है। और इसका जो आयोजन हुआ है वो 3 से 4 सितंबर 2024 को हुआ है। देखो इसका उद्देश्य आप समझना, इसका उद्देश्य है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है उनको लाना, साथ ही जो पब्लिक ग्रीवियंस सिस्टम है उसमें सुधार करना, जिसमें जिसमें और साथ में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी को, जो IT है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसको बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और पब्लिक ग्रीवेंस में शामिल करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नाम ही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस मतलब समझ रहे हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन पर में ई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट आपसे गवर्नेंस में कोई ई गवर्नेंस से संबंधित सवाल आए, तो आप ई गवर्नेंस पर जो ये 27th राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका जिक्र आप उसमें मेंस में भी इसको डाल सकते हैं। तो 3 से 4 सितंबर को हुआ, और ये हुआ कहाँ, चेन्नई में नहीं हुआ है, ये हुआ है आपका मुंबई में, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में ये संपन्न हुआ है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा गलत। और दूसरा स्टेटमेंट जो दिया है कि विकसित भारत, सुरक्षित भारत और सतत ई सेवा वितरण, ये एकदम इसका विषय है और ये सही विषय है, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। बस इससे ज्यादा और कुछ इसमें आएगा नहीं। तो इसमें आपका सही जवाब हो गया 2, पहला गलत हो गया। 17th क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनोई यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ब्रुनोई के बारे में आपको याद होगा, मैंने ब्रुनोई पर पूरा, जब यात्रा पर गए थे, एक वीडियो बनाया हुआ, इसी में पड़ा हुआ है, जहाँ पे मैंने यहाँ के राजा के बारे में भी बात की थी। तब बताया था यहाँ के राजा के बारे में भी आपको कि यहाँ के राजा कौन है, क्या है, और वो कितने अमीर हैं। वहाँ के सुल्तान जो है हाजी हसन बोलकिया, कितने अमीर हैं। देखो वहां आज भी राजशाही है ब्रुनोई में,
इन सब पे बहुत डिटेल में इनकी मैंने लग्जरी कारें भी दिखाई थी, इनका महल भी दिखाया था, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा आपको। कमेंट में आप लोग बताइए कि ब्रुनोई जो है वो किस आइलैंड पे पड़ रहा है, ब्रुनोई किस आइलैंड पे पड़ता है और साथ में ब्रुनोई की कैपिटल क्या है, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए, ठीक है। ये मैं बताने वाला नहीं हूं आपको, आप जवाब दीजिए कमेंट में कि ब्रुनोई की कैपिटल क्या है, देखते हैं कौन बता पाता है। देखो ये बात एकदम सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 से 5 सितंबर 2024 को ब्रुनोई की यात्रा पे गए हैं। अब देखो एक्चुअल में अगर बात करें तो ब्रुनोई के सुल्तान से वहां पे मुलाकात करते हैं, लेकिन ये पहली द्विपक्षीय यात्रा इनकी रही है, मतलब भारत के किसी प्रधानमंत्री की। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री पहली आधिकारिक यात्रा है ये मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा है ये, जो 3 से 5 सितंबर को हुई। यहाँ पर तो ये तीसरी लिखा हुआ है, तीसरी द्विपक्षीय यात्रा थी, ये वैसे ही गलत हो जाता है, ठीक है। ये सेंटेंस कौन सी थी, पहली यात्रा थी। अब यहाँ पर जो यहाँ के राजा हैं, ठीक है, उनका नाम है सुल्तान हाजी हसन बोलकिया, यहाँ पर मुलाकात करते हैं सुल्तान हाजी हसन बोलकिया। लेकिन इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ब्रुनोई में क्या किया जा रहा है, एक भारतीय उच्च आयोग के परिसर का उद्घाटन यहाँ पे किया, जो भारतीय मतलब एम्बेसी है, तो भारतीय उच्च आयोग के परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, ठीक है। स्वागत भी बहुत शानदार किया गया था। अब इसमें क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट आपके हो जाएंगे, नहीं पहला स्टेटमेंट आपका सही है, बाकी दूसरा गलत है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और बताना चाहेंगे, देखिए अगर मैं ब्रुनोई की बात करता हूँ तो ये आपका बोर्नियो आइलैंड है, ये पूरा जो आइलैंड दिख रहा है ये पूरा आइलैंड आपका बोर्नियो आइलैंड है। एक्चुअल में ये आइलैंड इंडोनेशिया का पार्ट है क्योंकि ज्यादातर भाग इंडोनेशिया में आता है। इसको जो इंडोनेशिया वाला भाग ये दिख रहा है ना, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन का जो ये वाला पूरा पार्ट है जो शेडेड वाला, ये देखिए ये कौन सा है, ये काली मंथन कहलाता है। और इस पार्ट को इंडोनेशिया के अधिकार में देखा जाता है, ठीक है। ये इंडोनेशिया का पार्ट है, ये इंडोनेशिया का पार्ट है, ठीक है। इसको देखो यहाँ पे वेस्ट कालीमंथन, नॉर्थ कालीमंथन और साथ में ईस्ट और साथ में सेंट्रल कालीमंथन, इसमें डिवाइड किया गया है। तो ये टोटल पार्ट किसका है, ये इंडोनेशिया का पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। और बाकी ये वाला आपको हिस्सा दिख रहा होगा, देखो ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा किसका पार्ट है, ये हिस्सा मलेशिया का पार्ट है। इसका ये हिस्सा आपका मलेशिया का पार्ट है, ठीक है। ये पूरा हिस्सा आपका मलेशिया का पार्ट है, ठीक है, मलेशिया। इस आइलैंड पे टोटल 3 कंट्री है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एक और कंट्री की, तो ये देखिए ये वाला जो छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है, ये ब्रुनोई है, देखिए ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा ब्रुनोई है, ठीक है, ब्रुनोई है। इसकी अगर मैं राजधानी की बात करूं तो इसकी राजधानी का नाम थोड़ा सा अजीब है, आप लोगों को एक बार में ही याद हो जाएगा, बंदर शेरी बेगवान, बंदर शेरी बेगवान, ये नाम है इसकी राजधानी, ठीक है, ब्रुनोई की। तो इस पे बेसिकली बोर्नियो आइलैंड पे 3 देश हो गए, एक आपका मलेशिया हो गया, एक आपका इंडोनेशिया हो गया और एक ब्रुनोई हो गया। आइए नेक्स्ट, देखिए अपराजिता महिला एवं बाल विधायक, विधायक नहीं है ये विधेयक है, ये एक्चुअली टाइपिस्ट की गलती है, ठीक है, ये है विधेयक, ये देखो यहाँ एमएलए लिख रखा है, ठीक है, बिल या एक्ट, एक्ट लिख लीजिए, ठीक है। अब इसमें बताइए कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको इसमें रॉन्ग सेंटेंस पकड़ना है कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जो पश्चिम बंगाल में वो डॉक्टर वाला कांड हुआ था, जो अस्पताल में उसके साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी, जघन्य अपराध था, तो उसके बाद पश्चिम बंगाल द्वारा ये बिल लाया गया। तो इस बिल में ऐसा क्या है जो गलत नहीं था, आपको बताना है। बलात्कार के और हत्या के लिए फांसी की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है चार्जशीट तैयार करने के 40 दिन के भीतर सजा का प्रावधान किया गया है, बताइए।
तीसरा है कि अपराधी की मदद करने पर 5 साल की सजा दी जाएगी, और चौथा है पीड़िता की पहचान उजागर करने पर 3 से 5 साल की सजा दी जाएगी। आप इसमें बताइए कि कौन सा सही है, जल्दी बताइए भाई, देखते हैं कौन बता पाता है। बताइए बताइए, फटाफट बताइए। आइए हम बात करते हैं। देखो, पहली चीज, ये जो बिल आया है, इस बिल को जो इंट्रोड्यूस किया है विधायिका में, पश्चिम बंगाल में पास किया, उस बिल को कब, 3 सितंबर को, 3 सितंबर 2024 को ये बिल, ठीक है, इसको पास किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य आप सभी समझ रहे हैं कि बलात्कार जैसे रेप जैसी घटनाएं हैं, और जो बाकी सेक्सुअल क्राइम्स हैं उनसे टैकल किया जा सके, उनसे निपटा जा सके। विधेयक में प्रावधान क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है कि अगर मान लेते हैं रेप के बाद हत्या हो जाती है, तो इसमें क्या है, फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। और साथ ही एक और है कि चार्जशीट, जैसे मान लेते हैं पुलिस ने चार्जशीट दायर की, तो चार्जशीट दायर करने के बाद 36 दिन का समय दिया गया है कि 36 दिन में सजा का प्रावधान है। बेसिकली अब इसमें मृत्यु दंड मिलता है, तो मृत्यु दंड लिख सकते हैं कि मृत्यु दंड का प्रावधान है, लेकिन हम लिखेंगे सजा का प्रावधान है, क्योंकि हर केस में मृत्यु दंड नहीं मिलेगा, सजा का प्रावधान है। ठीक। अब इसमें एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि हाँ, अगर मान लेते हैं पुलिस को भी इसमें टाइम लिमिट दी गई है कि पुलिस क्या करेगी, 21 दिन में जांच पूरा करेगी। 21 दिन में जांच पूरा करेगी, ठीक है पुलिस। हाँ, अगर कुछ ऐसी कंडीशन होती है, जायज मांग होती है, मतलब जायज बेस पे अगर कुछ ऐसा लगता है, मतलब कोई भी, तो 15 दिन का एक्सटेंशन ले सकती पुलिस, 15 दिन का एक्सटेंशन ले सकती है जांच पूरा करने में, ऐसा पुलिस कर सकती है। ठीक है। और साथ ही एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स बनाने का प्रावधान किया गया है। अपराजिता टास्क फोर्स हर जिले में बनाया जाएगा। और साथ ही अगर आप अपराधी की मदद करते हैं, तो मदद करने पर भी 5 साल सजा का प्रावधान दिया गया। देखो, इस थोड़ा वो आलोचना में रहा, आलोचना में ये रहा कि कहा गया कि जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट की जो है आलोचना हो रही थी उस कांड की वजह से, उस जगह निकृत्य की वजह से, तो उसको छुपाने के लिए और जनता से पीछा छुड़ाने के लिए ये काम किया गया है। उसका कारण क्या है? देखो, जो एक्चुअल में सरकार की तरफ से जो केंद्र सरकार की तरफ से जो विधेयक लागू किया गया है, ये महिला सुरक्षा कानून लाया गया है, तो उस महिला सुरक्षा कानून में ये सारी चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं, कुछ नया नहीं। उसमें ये भी है कि रेप हत्या के बाद फांसी की सजा का प्रावधान, ये चीज भी है, साथ में जांच पूरी करने वाली भी बात है। तो कुछ उसमें बताया गया कि कुछ ऐसा नहीं है, और साथ में मदद करने पर भी सजा का प्रावधान उसमें रखा गया है। तो ये कहा गया कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस केवल खाना पूर्ति की गई है कि हाँ, जिससे लोगों को लगे कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, हम इस घटना के खिलाफ हैं और इस घटना की वजह से हम महिला सुरक्षा के फेवर में हैं। ठीक है। लेकिन मतलब ये कहा गया, बहुत आलोचना हुई, क्योंकि सारे जो है आपके केंद्रीय कानून में ऑलरेडी थे, ऑलरेडी मौजूद थे, तो कुछ नया उसमें किया नहीं गया है। अब आइए, आप देखिए, बलात्कार और हत्या के लिए फांसी की सजा का प्रावधान एकदम सही बात है। चार्जशीट दायर करने के लिए 40 दिन का नहीं, 36 दिन का, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। और बाकी आपके सारे सही हैं। अपराधी की मदद करने पर 5 साल की सजा है, और पीड़िता की पहचान उजागर करने पर भी 3 से 5 वर्ष तक की सजा आपको मिल सकती है। तो केवल वही गलत है। आइए नेक्स्ट, डिजिटल कृषि मिशन 2024 के बारे में गलत कथन की आपको पहचान करना है। अब देखिए, अगर आप डिजिटल कृषि मिशन की बात करते हैं, तो आपको वैसे भी पता चल रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि ई टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब बेसिकली टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना किसमें, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। ठीक है, इसीलिए इसका डिजिटल कृषि मिशन, ठीक है, नाम रखा गया है कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसको क्या करना है, एग्री टेक में इंक्लूड करना, एग्रीकल्चर में इंक्लूड करना है। इस मिशन के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इस मिशन में 1940 करोड़ रुपए केंद्रांश शामिल है। डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन करने वाली एक व्यापक योजना है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एग्रीटेक, ये में नहीं रहेगा, में एग्रीटेक
कृषि सहायता प्रणाली और मृदा मैपिंग शामिल है। कृषि सहायता प्रणाली मतलब किसी भी तरह से जो भी मतलब एग्रीकल्चर सपोर्ट सिस्टम है उसको, और सॉइल मैपिंग, और साथ में एग्रीटेक, इसको एग्रीस्टेक, इसको शामिल किया गया है। ये तीन बेसिकली डीपीआई, अगर मैं बात करूं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में इन तीनों को शामिल किया गया है। ये एकदम सही बात है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जो सही ना हो, एकदम सही बात है। ठीक है, चलिए और बताइए, आपको बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। गलत के बारे में आपको जवाब देना है। देखो, इस मिशन के लिए जो परिव्यय राशि है वो 2000 करोड़ की नहीं है। इस मिशन के लिए जो परिव्यय राशि है वो 2817 करोड़ की है। देखो, इस तरह के इसलिए याद रखने हैं आपको, क्योंकि याद होगा आपको पिछली बार यूपीपीसीएस में इसी तरह का कुछ डेटा आयोग ने पूछा था। तो आपको ध्यान रखना है 2817 करोड़ का। तो आपका पहला ही हो जाता है गलत, और आपसे इसमें पूछा गया है गलत। और इस मिशन में 1940 करोड़ केंद्रांश शामिल है, मतलब केंद्र का शेयर लगभग में 69 से 70% है। ठीक है, 69 से 70% लगभग केंद्र का शेयर है इसमें, इस योजना में। डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन करने वाली व्यापक योजना है। इसमें डीपीआई के रूप में एग्रीस्टेक, एग्रीकल्चर सपोर्ट सिस्टम, और साथ में सॉइल मैपिंग को भी शामिल किया गया है। ये एकदम सही बात है। ठीक है, और कुछ याद रखिएगा। अगर मैं मिशन की मंजूरी की बात करता हूं, आपसे डेट पूछ लिया जाए, तो 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी। ये बताइए, अगस्त 2024 में किसकी अध्यक्षता में लोक लेखा समिति का गठन किया गया है। आप लोग कमेंट में जवाब दिए, पहली बार लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था, इसका जवाब आप कमेंट में दिए। अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता में, के वेणुगोपाल अय्यर, सॉरी के वेणुगोपाल की अध्यक्षता में, या मल्लिका अर्जुन खड़गे की, या राहुल गांधी की अध्यक्षता में, आपको बताना है। अगर मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करूं तो इसमें क्या किया जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में पारंपरिक रूप से, मतलब ट्रेडिशनल रूप से, परंपरा के तौर पे क्या किया जाता है, विपक्षी दल का जो नेता होता है इसको अध्यक्ष बनाया जाता है। कौन बनाता है अध्यक्ष, स्पीकर के द्वारा। कौन बनाता है, स्पीकर। जैसे स्पीकर कौन है, ओम बिरला। तो ये इसको अध्यक्ष बनाए। अब किसको बनाए, देखो ये बने हैं सीनियर कांग्रेसी नेता हैं के वेणुगोपाल, इनको बनाया गया। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो इसके अध्यक्ष थे पूर्व में अधीर रंजन चौधरी जी। ठीक है, लगातार 3 बार रहे। तो इसको ध्यान रखिएगा। और पीएसी की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, 15 आपके लोकसभा से होते हैं और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। टोटल मेंबर कितने हो गए, 22 सदस्य। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है, क्योंकि इस कमेटी में क्या किया जाता है, इस कमेटी को बेसिकली जो आपकी जो एजीआई सॉरी एजीआई बोल रहा हूँ, जो कैग के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है। ठीक है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट होती है, कैग की रिपोर्ट, उसका पूरा परीक्षण यही करती है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है, जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 था, उसके तहत सबसे पहले 1921 में प्रथम बार गठन गठन किया गया था। ठीक है, 1921। इतना काफी है मुझे लगता है आपके लिए। ये बताइए, भारत में रामसर स्थलों के संबंध में सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। अगस्त 2024 में 3 नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया। 3 new रामसर साइट्स वर इंक्लूडेड इन अगस्त 2024। वर्तमान में भारत में टोटल 85 रामसर स्थल हैं। सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स इज इन तमिलनाडु। आपको बताना है कि एक ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, कौन सा सही है, इसके बारे में आप जवाब दीजिए। ठीक है, फटाफट बताइए कौन सा सही है, जल्दी बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। बताइए। भाई, रामसर स्थल के बारे में है, आपको कई बार रामसर स्थलों के बारे में पढ़ाया भी गया है। तो 2024 में 3 रामसर स्थल शामिल किए गए हैं। वर्तमान में कुल 85 रामसर स्थल हैं। सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है। आपको इसमें से बताना है एबीसीडी में से कौन सा सही है। फर्स्ट एंड थर्ड सही है, या सेकंड एंड थर्ड सही है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, सभी सही है। आपको इसका जवाब देना है। इसका जवाब मैं आपको दूंगा कल की क्लास में।
आपको तब तक कमेंट में इसका जवाब देते रहना, देखते हैं कौन